अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम मैम। जी मैम आ रही है। वालेकुम सलाम मैम जी आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो कुछ पढ़ने की कोशिश की थी सीटी का? कुछ समझ आया वो चीज? कुछ समझ तो नहीं आ गई ज्यादा कि पढ़ी नहीं है? पढ़ा ही नहीं होना वैसे। मैम पढ़ी है लेकिन पिछले वाली लेक्चर लास्ट वाली समझ आया कुछ कि कैसे सीटी काम कर रहा है? अभी तक सीटी का एक रोड मैप समझ आया कि सीटी चलता किस तरह से है, जी जी क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, जी मैम। बेसिस उसकी मेरा ख्याल है अब आप सबको क्लियर हो गई होंगी। जिसको नहीं आई समझ वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, कि सीटी आपका फंक्शन कैसे कर रहा है। हमने उसके प्रोसेस पढ़े थे 3। आपने पहले डाटा एक्वायर करना है, फिर डाटा को क्या करना है आपने, उसको आप रीफॉर्मेट करते हो, फिर आप उसकी यानी रिकंस्ट्रक्शन करते हो और उसके बाद आप उसको डिस्प्ले करते हो। ठीक है, ये कहानी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। मुझे तो याद हो गई है, आप लोगों का बता नहीं। ठीक है, इसको याद करो, इसको याद रखना। तो आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। तो ये बस 2-4 बच्चे और आ जाएं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबके साथ? जी मैम। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंट कम्युनिकेशन एंड प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले पेशेंट कम्युनिकेशन, कि आपने अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको आपने अब क्या कहते हैं, आपने उसको सेटिस्फाई कैसे करना है। ठीक है, कि वो आपके पास आए, अपना प्रोसीजर करवाए, आपने उसको डील कैसे करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो यूजुअली इन सारी चीज़ों को बहुत जगह पे इग्नोर किया जाता है पढ़ते हुए। मैंने भी ये चीज़ देखी थी, ये पढ़ाते हुए भी ये चीज़ मैंने देखी है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और उसको हर जगह पे मिस कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट कम्युनिकेशन बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अपने पेशेंट से डील कैसे करना है। आप में से जो लोग अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते हैं, गवर्नमेंट सेटिंग में स्पेशली, वहाँ पे देखा होगा काफी बुरे हालात होते हैं। गए हो आप लोगों में से कोई? कुछ लोग तो गए हुए हैं, तो क्या ख्याल है वहाँ पे? हालात ऐसे ही होते हैं कि पेशेंट के साथ बिल्कुल बदतमीजी हो रही होती है कि ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ना आपने उनकी बात सुननी है, ना वो बेचारे अपनी बात कर सकते हैं आपसे। ऑलरेडी वो परेशान होकर आपके पास आते हैं, ऊपर से आप भी उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते हो, यानी जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो भी बंदा उस टाइम वहाँ पे ड्यूटी पे बैठा होता है। ऐसा ही है, देखा होगा, मेरा ख्याल एक्सपीरियंस सबने किया होगा। यस मैम। सीटी के अलावा, सीटी के अलावा ये मैम भी आप पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स की बिहेवियर का ना ही पूछे। जी जी मैम मैंने कहा पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स की बिहेवियर का ना ही पूछे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, डॉक्टर्स का बिहेवियर होगा। डॉक्टर्स के अलावा भी, डॉक्टर्स को ब्लेम आप बाद में करो, आप उसके अलावा जो मतलब बाकी स्टाफ है उनका भी बिहेवियर किसी के साथ अच्छा नहीं होता। पर्सनली मेरा ये मानना है। ठीक है, इसके अलावा ये है, मैं खुद भी अपनी प्रैक्टिस जब मैं क्लिनिकल करती रही हूँ उस टाइम मेरी खुद भी प्रैक्टिस यही थी। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी यही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो भी ऐसे ही अपने पेशेंट्स को डील करें। ठीक है, इसके अलावा ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सिर्फ इतनी सी चीज देखो कि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो ऑलरेडी परेशान है, ये नहीं खुशी से तो नहीं ना आता कोई अपना सीटी करवाने या एमआरआई करवाने, खुशी से आता है।
बेचारा तंग आके आ रहा है ना किसी चीज से, उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो अपना डायग्नोज करवाने आ रहा है, ऊपर से आप भी उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो और अपनी मर्जी कर रहे हो, उसको आप कम्युनिकेट उसको बता नहीं रहे हो तो उसके साथ होना क्या है। तो ये चीज बहुत से लेवल पे, एथिकल लेवल पे बहुत गलत है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली है थोड़ा सा एथिकल लेक्चर ही है, लेकिन ये बहुत जरूरी है और ये आप सबको आना चाहिए, बल्कि मैं अपने स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग भी कल को जॉब्स करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, किसी भी जगह पे जाओ तो आपको एटलीस्ट बोलने की तमीज होनी चाहिए, और कुछ आपको आता हो या ना आता हो, आपकी स्किल, आपकी हर चीज बहुत पीछे रह जाती है। सबसे पहले जो आपका इखलाक है, ठीक है, वो आपका सामने आता है। ऐसा ही है, मानते हो सारे ये बात की नहीं मानते? यस मैम। या आप लोगों को लगता है कि नहीं बस हमें काम आना चाहिए, बाकी हम जो बदतमीजी करें जो मर्जी करें बस वो चल जाता है, ऐसा होता है? नहीं नहीं मैम, ऐसी नो बात नहीं है। नो मैम, मेडिकल एथिक्स सबसे पहले। मैम इसके लिए हमें बिहेवियरल साइंस से ज़्यादा सब्जेक्ट। क्या हो गया? मैं तो मैम इसके लिए हमने बिहेवियरल साइंस से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा। बिहेवियर साइंस पता नहीं जो भी पढ़ा है क्या पढ़ा है उसमें मुझे नहीं पता, पढ़ते सारे ही हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस कोई नहीं करता। खैर, लेकिन मेरा तो काम है मैं बताऊं, मतलब हम सीटी का सब्जेक्ट पढ़े हैं, सीटी में भी पेशेंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इसके ऊपर बुक्स के अंदर, बड़ी बड़ी बुक्स उठा के देख लो, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने डाले ना किताबों, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा चलो जिन लोगों ने बिहेवियर साइंसेस पढ़ी है, जिनको याद है, कुछ चीजें याद रखें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो कुछ आधी आवाम ऐसी होगी जो भूल चुकी होगी पढ़ के, जो सिर्फ अपना कोर्स कवर करके और नंबर लेकर और पास होकर ग्रेड लेके भूल गए होंगे, मुझे पता है काफी आवाम ऐसी है, ठीक है। तो उनके लिए आज का लेक्चर है, थोड़ा सा इसको सुने, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें, बल्कि अपने यानी जब भी आप क्लिनिकल सेटिंग में जाओ तो अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करके देखो, आप लोगों को खुद भी अच्छा लगेगा, जो अगले आपको सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और खैर खिदमत खल्क तो फिर आपकी चलती है। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये आती है कि आप बीइंग अ इमेजिंग प्रोफेशनल, बीइंग अ इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, आप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हो अपने पेशेंट की सेफ्टी के, ठीक है। सेफ्टी आपके पास किस किस तरीके से आ सकती है, मतलब आप सीटी स्कैन कर रहे हो तो सेफ्टी किस तरह से आपके लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आती है सेफ्टी के अंदर, क्या क्या आ सकता है? पेशेंट सेफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेशेंट सेफ्टी का क्या मतलब है, सीटी स्कैन में किस तरह से आप कर सकते हो? मैम कम से कम रेडिएशन का एक्सपोजर हो, मतलब ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। सबसे आप यानी अगर आप किसी रेडिएशन वाली सेटिंग में काम कर रहे हो, एक्सरेज में काम कर रहे हो, तो वहां पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं वो यही होते हैं। पेशेंट सेफ्टी में जो पहले नंबर पे चीज आती है, ठीक है, वो आपकी यही है कि आपने जो पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर है, पेशेंट की जो डोज है वो कम से कम जाए आपकी तरफ से, ठीक है। यानी आपने उनको क्या करना है, आपने प्रॉपर से आपने उसको कॉलीमेट करना है, उसका स्कैन टाइम कम रखना है, अपना जो आपको रीजन ऑफ इंटरेस्ट है आप सिर्फ उसी को इमेज करो, आपको नहीं जरूरत है कि आप जो है वो इधर उधर की इमेजेस भी ले रहे हो फॉर द सेक ऑफ कि भी ये भी पता चल जाए वो भी पता चल जाए। जब आपको एक आइडिया है एक चीज का, आप उसी के ऊपर रहो, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना कि आप उसको फुल बॉडी एक्सपोजर दे दो, और पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर बेशक हम ये कहते हैं कि सिटी में बड़ा कम है, ये है वो है सारा, लेकिन फिर भी रेडिएशन है, ठीक है। रेडिएशन के इफेक्ट आते हैं, बाद में आते हैं, जल्दी आते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना है, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट सेफ्टी को आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है रिस्पॉन्सिबल होते हो किसी भी तरह के जो कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन होते हैं वो भी हमने पढ़ने हैं, ठीक है। कोई भी कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन हो गया, कोई भी, आप इतने काबिल होने चाहिए कि आप उसके साथ जो है वो उसको कोप अप कर सको, आप उसको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सको कि अब ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अब आपने इसको ठीक करना है, ठीक है। आप पेशेंट की रिस्पॉन्सिबल हो, पेशेंट की अप्रोप्रिएट मेडिकल हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री लेनी आती है सबको, हिस्ट्री टेकिंग पता है किस तरह से लेते हैं हिस्ट्री और सारा कुछ? यस मैम। ठीक है, आप उसमें बेसिक से सारी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आप उससे लेते हो, उसकी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड भी, और कुछ चीजें जो आपकी कंट्रास्ट मीडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या पूछते हो आप पेशेंट से, क्या क्या पूछ सकते हो? मैम कंट्रास्ट के बारे में किसी एलर्जी तो नहीं है? एक्सरे या एमआरआई का पूछ सकते हैं कि तो एक्सपोजर कितना हुआ है आगे। आप पेशेंट, अगर आपका फीमेल पेशेंट, आप उसे क्या पूछ सकते हो, क्या पूछोगे? कि प्रेग्नेंट है कि नहीं, है प्रेगनेंसी का इस तरह के। आप कंट्रास्ट देने जा रहे हो, आप पेशेंट का सीटी स्कैन करना चाह रहे हो, आप फीमेल पेशेंट, आप सबसे पहले उससे प्रेगनेंसी के बारे में पूछोगे, ठीक है। लोगों को नहीं पता होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप नहीं करवा सकते,
कॉमन जो हमारी आम आवाम है उनको नहीं पता होता। ठीक है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको आइडिया होता है कि हाँ सही है, रेडिएशन खतरनाक है, एक्सरे नहीं करवाना, ये नहीं करवाना, लेकिन मेजोरिटी आपकी आवाम ऐसी है जिनको नहीं पता होता। ठीक है, तो ये आपका काम है कि आपने उनको गाइड करना है, आपने उनको एक चीज बतानी है। ठीक है, बाद में बड़े पढ़े लिखे पेशेंट भी ऐसे आते हैं जिनको इस चीज के बारे में आइडिया नहीं होता, वो आराम से अपनी बुकिंग करवा के पैसे भर के आ जाते हैं कि हमने सीटी स्कैन करवाना, और बाद में पता चलता है कि या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है। ठीक है, तो इन केसेस में आप उनका स्कैन नहीं करते हो। सही है, अच्छा जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक तो पेशेंट कम्युनिकेशन आपका काम है कि पेशेंट कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप ही हो। ठीक है, आपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन में चीज बेसिकली क्या आती है कि आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो प्रोसीजर सारा। ठीक है, आपके पास पेशेंट आया है, आप जी उसको कह रहे हो हाँ यहाँ पे लेट जाओ, यहाँ से वो अपना लगवा लो, ब्रेंडो लगवा लो, यहाँ से ये कर लो, मतलब आप पेशेंट को इस तरह गाइड करो। और एक तरीका है कि पेशेंट आपके पास आके बैठा है, आप उसको तरीके से बता रहे हो कि सर जी आपका सीटी स्कैन है। ठीक है, आपके यही आपकी हिस्ट्री थी, उसको देखने के लिए हम अब आपका स्कैन करने लगे हैं। ठीक है, उसमें हम आपको कंट्रास्ट मीडिया देंगे, वो इस तरह का होगा, थोड़ा सा जब वो आपकी बॉडी में जाएगा आपको थोड़ी सी वो वार्म फीलिंग आएगी, थोड़ी सी फ्लशिंग फील होगी। ठीक है, ये सारी बातें आप उसको गाइड करोगे कि आपने परेशान नहीं होना, आपको जब हम इंस्ट्रक्ट करेंगे आपने तब सांस लेना है, तब सांस रोकना है। सारी बातें जब आप गाइड करके पेशेंट को टेबल पे लिटाओगे, उस टाइम पेशेंट की कंडीशन में, और जो पेशेंट है जो हवा में बेचारा परेशान होकर आया और आप उसको कह रहे हो हाँ लेट जाओ वहां पे, बस अभी तुम्हारा स्कैन हो जाएगा, इन दोनों चीजों में कोई फर्क आता है कि नहीं आता? लगता है कुछ के पेशेंट की पेशेंट की एंजाइटी कम हो जाती है। पेशेंट की एंजाइटी, आपका काम ही बेसिकली ये है कि आपने पेशेंट को इतना सेटिस्फाई करना है कि दवाई और वो बाकी चीजें तो पेशेंट को बाद में ठीक करती है। मेरा ख्याल है कि चीज हम सबको पता है कि आपको यानी अगर आपका डॉक्टर अच्छा और ट्रीट करने वाला, यानी आप उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, उसका इखलाक अच्छा हो, तो आप लोग खुश होकर उस डॉक्टर के पास जाते हो और आप उतना जल्दी ठीक होते हो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये ऐसा ही होता है ना। और उसके बजाय तो बदतमीज डॉक्टर है, चाहे वो इतना मर्जी पढ़ा लिखा है, आप जब भी उसके पास जाते हो तो घर आके आप कंप्लेन लाजमी इस बारे में करते हो, बाकी सारा जो भी ठीक भी होगा, लेकिन आपको ये होता है कि यार वो डॉक्टर बदतमीज है, उसने मेरे से बदतमीजी की थी। करते हो ऐसे कि नहीं करते हो? एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है सबको, यानी घर वालों को किसी न किसी लेवल पे हुआ होगा, मुझे तो हुआ है, पर्सनली भी हुआ है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी देखा है, बुरे से बुरा भी देखा है। ठीक है, कि यानी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हाई क्लास हैं, लेकिन वो उनका इखलाक अच्छा नहीं है। ठीक है, पेशेंट की एंजाइटी कम करना आपका काम है, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ये आप बेशक इसको प्रैक्टिस करके देख लेना कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसको आपने बदतमीजी से गुस्से से आपने कहा कि हाँ लेट जाओ अभी तुम्हारा स्कैन हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, उसको लिटा दी। एक पेशेंट है वो आपने उसको तरीके से बिठाया है, उसको हर चीज ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लगेंगे पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने में, ऐसे ही होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लग जाएंगे, आप उसको बता रहे हो कि आपका स्कैन है, हमने देखना है, सारा कुछ आप उसको बता रहे हो। ठीक है, तो ये सारा काम अब आपका है, अब ये आप लोगों ने करना है। आप में से जो बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं, चाहे वो एक्सरेज के पेशेंट हैं, चाहे वो जिसके भी पेशेंट हैं, तो एक्सरेज ये नहीं करना कि हम पढ़े तो सिर्फ सीटी के पेशेंट के साथ ही हमने ऐसा सलूक करना है, नहीं, सबके साथ आपने इसी तरीके से बिहेवियर रखना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हम सबको पता है कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। आपकी जो है बाद पाकिस्तान में तो लोगों को खुद इतनी सेंस नहीं है, वरना दूसरी कंट्रीज में, बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर आपने पेशेंट को प्रॉपर गाइड नहीं ना किया प्रोसीजर के बारे में और आपने उठा के उसका स्कैन शुरू कर दिया, तो पेशेंट इस चीज के ऊपर आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं कि इस बंदे ने मुझे बताया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। ठीक है, और इसने मेरा स्कैन कर दिया मेरी परमिशन के बगैर, मेरा कंसेंट लिए बगैर। पता है इस चीज का कि इस चीज पे आप कोर्ट में जा सकते हो, यानी पेशेंट आपका कोर्ट में जा सकता है, आप बीइंग अ पेशेंट आपके पास ये राइट होता है। आइडिया है इस चीज का? यस मैम। तो इस चीज के बारे में ख्याल रखना है, पेशेंट को आपने प्रॉपर गाइड करना है। आप में से कई लोग होंगे जिनके इरादा होगा कि जिन्होंने दूसरी कंट्रीज में मूव करना है। ठीक है, हलाल का कुछ नहीं पता हो तो कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को जरा याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी। पेशेंट के आपने तो सारे क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, ये आपका काम है। ठीक है, पेशेंट आया वो आपसे 100 तरह के सवाल पूछेगा और आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप लोगों ने उसको जवाब देने हैं। आप पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें हम क्यों बताएं। लोग करते हैं ऐसे, अगर जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि बड़े बड़े बदतमीज लोग होते हैं, बड़े बड़े बदतमीज टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं। ठीक है, कि वो यानी पेशेंट को सही तरीके से बताते ही नहीं है कि क्या वो बेचारा सवाल पूछ रहा है कि सर जी मुझे ये है वो है, आप वो उसको कुछ नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा काम हो जाएगा, चलो ये जाओ ऐसे जाओ। देखे होंगे मेरा ख्याल है सबने ऐसे लोग। ठीक है जी मैम। तो वो नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने वो नहीं बनना है, याद रखो इस चीज को, सोते जागते हुए इस चीज को याद रखा करोगे। आप लोगों ने ऐसे लोग नहीं बनना, आप लोगों ने अच्छे लोग बनना है। आप डॉक्टर हो या हम डॉक्टर? जी मैंने कहा वो आगे से कहते हैं डॉक्टर आप हो या हम है।
हाँ वो आप बदतमीजी करते हैं ना आगे से, लेकिन आपने तो वो नहीं ना बनना, आपने तो ना तो आपने पेशेंट, बाद का पेशेंट भी बदतमीज होता है, ठीक है, इसमें भी कोई नहीं है, शक नहीं है कि बड़े बड़े बदतमीज पेशेंट भी आपके पास आते हैं कि वो ऐसे आते हैं कि जैसे पता नहीं वो जैसे जी मालिक है हर चीज का, और वो अपना स्कैन पैसे नहीं उन्होंने दे दिए, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिए। लेकिन बात वही है, वो पेशेंट है, वो बेचारा परेशान है, खुशी से कोई बंदा हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं आता, ठीक है, वो अपने किसी मसले के साथ आया। तो बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है, आपने उसको समझाना है। अगर वो आपके साथ रूड भी हो रहा है तो कोशिश करो कि उससे कम बात करो, मतलब बात करो, लेकिन जब भी करो अच्छे तरीके से करो। ये नहीं है कि अगर वो बदतमीज है, जैसे यहाँ पे हमारी कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कि अगर कोई बंदा बदतमीजी करता है तो आप आगे से डबल बदतमीज होकर उसको दिखाते हो कि मैं तो ये चीज हूँ। ऐसे ही करते हो ना, मेरा ख्याल है मेजोरिटी ऐसी करती होगी। तो इस तरह से आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज ये है कि आपने पेशेंट को किसी इंसान की तरह ट्रीट करना है। ये चीज बड़ी कॉमन है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि जो डिससेटिस्फाइड पेशेंट थे उन्होंने कंप्लेन की, जो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो रिसर्चेस से ये बात की हमारे पास साबित हुई है, रिसर्चेस हुई है दूसरे कंट्रीज में, तो ये इस तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्चेस करते हैं, पाकिस्तान में तो खैर ऐसा सीन नहीं है, लेकिन वो करते हैं। उन्होंने ये इस चीज पे ये पूरा एक रिजल्ट निकाला इसके ऊपर कि जो डिससेटिस्फाइड पेशेंट थे, जो पेशेंट अपने चीजों से सेटिस्फाइड नहीं थे, अपने इलाज से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, उन्होंने क्या कंप्लेन की कि जो उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे या उनके टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो उनको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे कि यानी ये डायबिटिक पेशेंट है, यानी ये वो कैंसर वाला पेशेंट है, मतलब उसको इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेगा, यार वो कोई इंसान है, वो कोई बंदा है, उसको बीमारी तो सबको हो सकती है, ठीक है, यानी वो उनको एज अ पीपल नहीं उसको एक्सेप्ट करे, वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो उनका डिजीज प्रोसेस, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो कह रहे हैं ये वो शुगर वाला पेशेंट है, ठीक है, तो ये पेशेंट जो है इस चीज की कंप्लेन करते हैं और पेशेंट इस चीज को पसंद नहीं करते, तो आप लोगों ने उनको किस तरह से रिलेट करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है उनके साथ, उनको इंसान समझना है कि वो पहले इंसान है, ठीक है, उसके बाद वो कोई बीमार आदमी है और वो कोई बीमार बंदा है। समझ आइए इस चीज की? जी मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ये कोट लिखा हुआ है, ये पढ़ो जरा, इसको क्या समझ आइए, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? मैम उसका ये है कि उसको आपकी काबिलियत का तो वैसे भी पता नहीं चलता, लेकिन आप उसको कितना केयर करते हो उसमें उसको अंदाजा हो जाता है। पेशेंट को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप बहुत लाइकफाइक हो, आप टॉप के टेक्नोलॉजिस्ट हो, आप जी यहाँ से ग्रेजुएट हो और आपके पास ये डिग्री है और आपके पास ये मेडल है और ये सब, पेशेंट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको किस चीज से फर्क पड़ा है? उसको फर्क इस चीज से पड़ा है कि आप कितने केयरिंग हो, ठीक है, कितने आप उसकी तरफ एम्पैथेटिक हो, ठीक है, कि आप उसको कितनी एम्पैथी शो कर रहे हो, पेशेंट को फर्क सिर्फ उस चीज से पड़ता है, ठीक है। इस कोट को याद रखो और अपने हालात ठीक कर लो सारे के सारे, क्योंकि मुझे पता है, मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, मतलब मेरे साथ वाले जो मेरे फेलोज हैं, इवन मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, करते हैं, सारे लोग करते हैं कि एकदम ये डिग्री लेके निकले हैं, जॉब लग गई है, भाई वो आसमान पे चढ़ गए, उनको नहीं पता कि उन्होंने किसको किससे बात करनी है, किस तरह बात करनी है और क्या करना है, ठीक है। लेकिन अपना टाइम निकालो, पेशेंट को प्रॉपर गाइड करो हर चीज से और फिर उससे भी बात करो। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, दूसरी बात, आपके पास पेशेंट की परसेप्शन, एक तो हमने देख ली कि पेशेंट डिससेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, कि वो आप उनको एज अ पीपल उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप उनको एज अ ऑब्जेक्ट समझ रहे हो। दूसरी तरफ आपके पास पेशेंट की परसेप्शन क्या आती है कि वो ये समझते हैं कि जो हेल्थ प्रोफेशनल है उसने उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, या उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया, उसको प्रॉपर टेस्ट के बारे में, प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। ये चीज भी पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है और पेशेंट इस चीज को अच्छा नहीं समझता। ये आपको बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट आपको ये चीज शायद ना आइडिया, लेकिन जो अगर आप पेशेंट के एंड पे देखो तो ये चीज बिल्कुल अच्छी समझी नहीं जाती। इवन इसको अपने ऊपर रख के देख लो कि आप बीमार हो, आपको नहीं पता, आपने कोई चीज नहीं पढ़ी मेडिकल से रिलेटेड, आप एक नॉर्मल बंदे हो, नॉर्मल आपकी कोई और डिग्री है, आप जा रहे हो, आपको कोई बंदा बता ही नहीं रहा कि आपके साथ क्या होने लगा, तो आप खुद कैसा फील करोगे? बताओ मुझे जरा, कैसा फील करोगे? या आपको जितनी मशीन, बड़ी सी मशीन है, एमआरआई की मशीन होगी खौफनाक से, उसमें जी आपको लिटा दी और आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपको मुझे किसी कब्र में लिटा दिए, क्या कर रहे हैं? ऐसा ही होता है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं, यस मैम, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पे बेसिकली वही वाली बात लिखी हुई है कि पेशेंट आपके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं कि अगर आपने उनको जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं किया या उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, ठीक है। और इस चीज को, इस सारी जो अभी तक मसले हमने डिस्कस किए हैं, इन चीजों को आप रिड्यूस कैसे करोगे? इन चीजों को आप रिड्यूस करोगे अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप पेशेंट को प्रॉपर गाइड करोगे, एक्सप्लेन करोगे हर चीज, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपके पास कुछ आते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में आपके पास क्या चीज है? पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, पेशेंट की रिटेंशन है, पेशेंट ज्यादा आपके पास आ रहे हैं,
इंक्रीज रेफरल है। रेफरल का मतलब ये कि आपको यानी बाहर से, यानी जाहिर बात है आपकी एक रिप्यूट बनती है कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। ऐसे ही होता है, मतलब हमारे कॉमन प्रैक्टिस है, पाकिस्तान में भी यही होता है कि लोग बंदे की डिग्री से ज्यादा लोगों से सुन के ज्यादा उसके पास जाते हैं कि हाँ ये उसके पास गया था, इसने इलाज करवाया था तो ये ठीक हो गया था। ऐसे ही है, मतलब हमारे घर वाले इसी तरह ही जाते हैं लोगों के पास, डॉक्टर्स वगैरह के पास, ऐसे ही करते हैं। क्या ख्याल है कि आपको यानी किसी की रिप्यूट पता चलती है तो फिर आप उसके पास जाते हो कि हाँ यार ये अच्छा डॉक्टर है, इसके बारे में तारीफ सुनी हुई है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आप अच्छे कम्युनिकेट करोगे तो आपके पास रेफरेंस ज्यादा आएगा, लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। उसका पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज होती है। पेशेंट कंप्लायंस ये है कि आप पेशेंट को जैसे जैसे गाइड करते हो वो वैसे वैसे आपके साथ कोऑपरेट करता है चीजों में, ठीक है। अगर आप पहले उसको हर चीज बता दोगे कि ये आपके साथ होने जा रहा है, हम आपको कंट्रास्ट देंगे, इंजेक्शन होगा, ये है वो है, सारा कुछ आप उसको एक्सप्लेन जब करोगे तब वो क्या करेगा कि वो उतना अच्छा आपके साथ कोऑपरेट करेगा। ऐसे ही होगा, वो पेशेंट ज्यादा अच्छा कोऑपरेट करेगा या वो वाला पेशेंट ज्यादा अच्छा कोऑपरेट करेगा जिसको आपने कुछ नहीं बताया और बस वो आके बैठा हुआ है। क्या ख्याल है इस बारे में? जिसको लीड किया हुआ है सब वो कुछ ज्यादा बता दिया। वो पेशेंट आपके साथ ज्यादा कोऑपरेट करेगा ना, जो जिसको आपने सारा कुछ गाइड ही किया, उसको पता है कि अच्छा मैंने ऐसे करना है और अब मैंने ऐसे करना है, ऐसे ही है, जी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी कि आपकी पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज हो गई है, पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो आपका एग्जाम उतना अच्छा परफॉर्म होगा। पेशेंट यानी आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपने मूव नहीं करना, आपने आप सांस रोकना है, तो आप जैसे जैसे उसको गाइड करोगे वैसे वैसे आपका साथ देगा, ठीक है। तो आपका जो एग्जामिनेशन है, जो आपकी क्वालिटी है वो ऑलरेडी बेहतर हो जाएगी, ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें और कुछ बातें लिखी हैं। ग्रेटर एफिशिएंसी है, बेटर स्टाफ मोरल है कि आपका जो स्टाफ है उसका मोरल इंक्रीज होगा, उसको पता होगा कि हमारे पास अच्छे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट हमारी तारीफ सुन के आते हैं, मतलब हमारी आके तारीफ करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ये सारा कुछ पॉसिबल है। अच्छा जी, अब आपके पास अगली चीज आती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो अपने पेशेंट्स के साथ, ठीक है। एक तो विजुअल आपके पास होती है कन्वर्सेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? ये नॉन वर्बल है, आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का तो हम सबको आइडिया है कि आप बोल के जो भी बात कर रहे हो, ठीक है। नॉन वर्बल में आपके पास एक चीज आती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या चीज आएगी, क्या ख्याल है? सर उसकी हम इशारे से मैम समझाना। उसकी बात पे रिस्पॉन्ड करना या उसकी बात को ध्यान से सुनना। मैम जेस्चर्स वगैरह हो जाएंगे। जेस्चर्स भी आपके आएंगे। विजुअल कम्युनिकेशन में बेसिकली आपका आई कांटेक्ट आता है। ये चीज मेरा ख्याल है हम सबको पता होगी कि आई कांटेक्ट जो है वो आपका कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे ही है, उस बंदे से आप ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट करते हो या उस बंदे से कि वो आपसे बात कर और आप दूसरी तरफ देख रहे हो? क्या ख्याल है? आप पेशेंट के साथ आपने आई कांटेक्ट किया हुआ है, पेशेंट की बात सुन रहे हो, उसको पेशेंट को इस चीज की अथॉरिटी है कि अच्छा हाँ ठीक है ये बंदा मेरी बात गौर से सुन रहा है। अब आप जब किसी बंदे से आई कांटेक्ट करते हो तो आपको आइडिया होता है ना इस चीज का कि अच्छा इसका मतलब ये बंदा यानी मेरी बात जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से सुन रहा है। ऐसे ही है, या बजाय कि वो आपसे बात कर रहा है और आप आराम से जी अपनी को फॉर्म फिल कर रहे हो, ये उधर देख रहे हो, कुछ कर रहे हो। क्या ख्याल है? ठीक है, तो आपकी विजुअल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। टेक्टाइल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? टेक्टाइल कम्युनिकेशन क्या हो सकती है? मैम टच करके पेशेंट आपके पास है, कोई एजेड पेशेंट है, यानी अपनी जेंडर के हिसाब से जारी पाता है, आप जो फीमेल पेशेंट है उनको फीमेल ही ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकती हैं, ठीक है। तो आप उनको उनके कंधे पे हाथ रख रहे हो, उनका हाथ उनको पकड़ रहे हो, उनको आप बता रहे हो कि नहीं आपका ये हमने सिर्फ छोटा सा प्रोसीजर है, हमने ये करना, आप उनको तसल्ली दे रहे हो। ये सारे तरीके हैं पेशेंट कम्युनिकेशन के, ठीक है। टेक्टाइल कम्युनिकेशन आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें बेसिकली क्या है कि आप पेशेंट को तसल्ली देते हो उसके कंधे पे हाथ रख के, ठीक है। उसको समझाते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, यानी जिनके साथ आप कर सकते हो, जो आपको फील होता है कि ये पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस है, ये हमें तंग कर सकता है, हमारा प्रोसीजर खराब कर सकता है, ठीक है। उसको समझाने के लिए आप इस हद तक भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अपनी जेंडर के हिसाब से, यानी जो अब मेल पेशेंट है वो फीमेल पेशेंट के कंधे पे हाथ रख के नहीं खड़े हो जाए, ठीक है। इस तरह नहीं करना। यानी जो आपके पास सूटेबल है, फीमेल पेशेंट है और आप खुद भी फीमेल हो, तो आप उनसे अच्छे तरीके से डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो। अगर आप मेल पेशेंट है और आपके पास जो आपका टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी मेल है, तो वो उस तरीके से, जो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से आप उनको डील करो, ठीक है। वोकल कम्युनिकेशन है। वोकल कम्युनिकेशन में क्या चीज आएगी? मैंने कहा मैम जो पेशेंट को कह रहा है मेरे को अच्छी तरह से सुनना। वो तो अच्छी तरह से सुनना है आपने, वो तो आगे ना कि आप अच्छे लिसनर हो तो आप सुन सकते हो। वोकल कम्युनिकेशन बेसिकली आप आएगी आपकी आवाज आती है, ठीक है। कि आप एक बात कर रहे हो किसी बंदे से बदतमीजी से, ठीक है।
आपकी टोन ऊंची है, आप रूडली बोल रहे हो, आप रफली बोल रहे हो, ठीक है। एक चीज है कि आप उतनी सूदिंग वॉइस में उसके साथ बोल रहे हो, आपकी आवाज लो है, आप उसको समझा रहे हो, तो वो चीज ज्यादा अच्छा आपका पॉइंट कम्युनिकेट करेगी, या फिर कि आप जो नॉर्मल जैसे हम आपस में बात करें, दोस्तों के साथ बदतमीजी से बात करें, या जो भी इतना लोगों का सीन होता है वैसे करें। क्या ख्याल है? पेशेंट है, पेशेंट को आपने किस तरह से डील करना है, आपकी आवाज की टोन, पिच, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को अभी शायद इस चीज का आइडिया ना हो, अभी लग रहा हो कि हमें भी खाम का पढ़ी जा रहे हैं, हमें क्या फायदा इस चीज का, ये है वो है, लेकिन थोड़ा सा गौर करो इन चीजों के ऊपर। ये चीजें बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने जाकर एक्सपीरियंस किया कि ये चीजें हमें किसी ने नहीं बताई थी, हमें नहीं पढ़ाया था कि ऐसा पेशेंट है, आपने उसको कैसे डील करना है। बस हवा में जाके जिसका जो दिल करता था अपनी हरकतें करता था, ठीक है। वोकल कम्युनिकेशन में क्या चीज आएगी कि आपने पेशेंट को जिस टोन में आपने उससे बात करनी है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास चीज आ रही है कि यूज ऑफ टाइम, स्पेस एंड इमेजेस, ठीक है। कि आप यानी जो भी आपके पास स्पेस है, कुछ भी है, आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो चीज़ों के बारे में। आप जो उसका स्कैन है, वैसे खैर पाकिस्तान में तो इतनी प्रैक्टिस इस लिहाज से नहीं होती, वरना दूसरी कंट्रीज में ये होता है कि उन्होंने पेशेंट्स को जो है वो प्रॉपर पैम्फलेट्स होते हैं, उनके ऊपर सारा प्रोसीजर लिखा होता है, यानी जो जो उसका प्रोसीजर है उस हिसाब से पैम्फलेट्स छपवाए होते हैं, और जब पेशेंट आता है अपने स्कैन के लिए उस टाइम उसको दिए जाते हैं कि सर ये आप पढ़ें, ठीक है, इसमें जो जो लिखा है, इमेजेस बनी हुई है, आपके साथ वैसा वैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता, लेकिन ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब एक चीज है कि यहाँ पे बात आ रही है डिस्टेंस की। यहाँ पे बात आ रही है डिस्टेंस की। डिस्टेंस आपको आजकल हम अपने माइक म्यूट कर रहे हैं, आप में से जो अपने माइक म्यूट कर लें, आप में से जो बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास अगली चीज आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपके पास एक इंटीमेट डिस्टेंस आता है, पर्सनल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम आजकल बड़ा सुन रहे हैं सारे, कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए, क्या ख्याल है? Yeah, it needs credit card. 6 feet. कितना होना चाहिए? Yes, right. 2 meters का बता रहे हैं, 6 feet. 6 फीट का होना चाहिए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आजकल बड़ा सुन रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास इंटीमेट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है जो आप किसी के बंदे के साथ रखते हो, जो आपने कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर अपना डिस्कस करना होता है, उस टाइम आप यानी उसके क्लोज होते हो, ठीक है। वो 18 इंचेस का या उससे कम हो सकता है। ये बेसिकली पर्सनल स्पेस की बात है कि अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो आपने कितना डिस्टेंस उसके साथ रखना है, उसकी टाइप्स है। पर्सनल डिस्टेंस ये है कि आपके पास ऐसा है कि आप मतलब क्लोज आपके फ्रेंड हैं 4-5, आप उनसे बात करो, पर्सनल डिस्टेंस जो है वो 4 फीट तक आपके पास हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग ये है कि इस डिस्टेंस से ज्यादा कि क्लोज अगर आपको कोई पेशेंट आ जाएगा या कुछ होगा तो पेशेंट एंशियस फील करेगा, ठीक है। तो ये बाउंड्री रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और इवन आपके जो जानने वाले हैं आप उनको भी अगर ये चीज बताएं कि इतना डिस्टेंस रखना इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है किसी भी बंदे के लिए, जो बंदा ऑलरेडी एंजाइटी का पेशेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब आपके पास पब्लिक डिस्टेंस है। पब्लिक डिस्टेंस बेसिकली 12 फीट का जी जनाब। अब आपके पास पब्लिक डिस्टेंस है। पब्लिक डिस्टेंस आपके पास कितना हो सकता है? 12 फीट का, इससे ज्यादा का, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी आप डिस्टेंस रख सकते हो वो आपकी एज के ऊपर या आपके जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है या आपकी एथनिसिटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास चीज आती है, अभी कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आपने बीइंग अ स्पीकर आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। अपना माइक म्यूट कर लें जो भी बोल रहे हैं। मैम आप इनको म्यूट कर देना उधर से। तैमूर भाई अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। पता नहीं यार क्या दोनों हरकतें करते हो, वैसे पढ़ने के काबिल हो तो नहीं वैसे। खैर उसके बाद अब आपके पास प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं कि बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट जो है या आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, कि आप एज अ स्पीकर आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है और एज अ लिसनर आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ठीक है। बीइंग अ स्पीकर आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप ऑडिबल होने चाहिए हो। ऑडिबल का मतलब ये है कि आप पेशेंट से बात करो। ये एडवाइसेस खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते लोगों के साथ, ठीक है। सोशल एंग्जाइटी काफी लोगों को होती है, हम में से काफी लोगों को होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी टिप्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा काम करो क्योंकि कल को आप लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है। आपके पास एक चीज आती है आपके बी ऑडिबल, आप इतना ऊंचा बोलो कि अगले आपको सुन सकें। ऐसा नहीं है कि आप मुंह में ही चुप ऐसा आपने बोल लिया है, आपकी आवाज थोड़ी सी लो है, लोगों को समझ नहीं आई, आप बोल के चुप हो गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपने वो चीज बोली है लेकिन अगले बंदे को वो समझ नहीं आई, ठीक है। अगले बंदे ने आपका पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उससे लड़ना शुरू कर देना, ठीक है। ये क्या करोगे, लड़ना शुरू कर दोगे, वो तुम्हें समझ नहीं आया तो इसका मतलब तुम्हारी दिमाग खराब है, ऐसे करते हो। करते वैसे ऐसे ही हो लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे कि आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि आपने कोई बात किया, आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, आपने मेडिकल के टर्म्स में कोई बात किया, अगले बंदे को समझ नहीं आई कि आपने क्या बोला। अब आप उससे लड़ोगे नहीं इस चीज पे, या उसको इस चीज पे ये नहीं करोगे कि हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं इस चीज का, इसको एम्बेरस नहीं फील कराओगे, ठीक है। ये बीइंग अ स्पीकर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब पेशेंट से बात कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अपने जो आपका लिसनर है उसके साथ भी क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको पता चलेगा, उसका पॉइंट भी क्लियर होगा कि वो किस तरह से बात कर रहा है, ठीक है। उससे आप पूछोगे कि उसको बात समझ आई है कि नहीं आई है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब किसी को कोई प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे तो उसके बाद आप उससे पूछोगे कि मैंने तुम्हें सब कुछ इतनी लंबी कहानी सुनाई है, तुम्हें समझ आई भी है कि नहीं आई है, ठीक है। और अगर नहीं आई तो वही बात है कि आप उससे आगे से बदतमीजी नहीं करोगे कि हाँ तुम्हें तो समझ आनी नहीं है, ठीक है। ऐसे आप नहीं करोगे, आप उसको तरीके से सारा कुछ समझाओगे। बीइंग अ लिसनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने, अगर आप किसी से बात सुन रहे हो, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको किसी की आवाज नहीं आ रही है, अगला बंदा ऑडिबल नहीं है, तो आप उसको बताओ। ऐसा नहीं है कि वो सारी कहानी खत्म करके चुप करके बैठ गया है और अब आप उसको कह रहे हो कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आई तुमने बोला क्या था, ठीक है। उसके बाद ये है आपके पास कि आपने स्पीकर को ये शो कराना है कि आप अटेंटिव हो, आप बात सुन रहे हो। उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप लोग क्लास में बैठे होते हो, मतलब सबको पता होता है कोई अटेंटिव नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, अभी भी नहीं कोई सुन रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। लेकिन आपका नहीं काम सुन रहे हैं हम। सुन रहे हैं मैम। अच्छा शुक्र है। तो 2-4 बंदों को पर आज वाली लेक्चर का असर हो जाए ना तो मतलब मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, इसका मतलब किसी को कुछ समझ आई है। खुदा का वास्ता ये चीजें सुन लो, इनको जाके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको चीज को प्रैक्टिस करके देखना, अपने पुराने वाले बिहेवियर को और अपने नए बिहेवियर को खुद कंपैरिजन करके देखना, तुम लोगों को समझ आएगा कितना फर्क पड़ता है इस चीज से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बीइंग अ लिसनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने स्पीकर को बताओ कि हाँ आपको उसकी समझ आ रही है, आप अटेंटिव हो, आप उसकी सारी बात सुन रहे हो, ठीक है। आप उसकी तरफ देखो, अपना सर हिलाओ, ठीक है, लेकिन उस तरह से सर ना हिलाओ जिस तरह से क्लास में हिलाते हो, बस सर हिला देते हो और पता होता है अगले लोगों की समझ कुछ नहीं आई है इसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये है कि अगर आपके स्पीकर का मैसेज अनक्लियर है, यानी जो बंदा आपसे बात कर रहा है आपको नहीं पता, उसका मैसेज आपको अनक्लियर है, आपको नहीं समझ आ रही, उसमें कोई टर्म्स ऐसे यूज किए हैं जो आपके सर के ऊपर से गुजर गई हैं, तो ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगले बंदे को कहो कि यार मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आई है, तुम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। और जो चीज आपको ना पता हो उसको पूछने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं आता होता, उसके बारे में पूछो, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या बात है, सही है। अच्छा जी, उसके अलावा अगली बात इसमें लिखी हुई है कि डोंट बी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब ये है कि अगर कोई आपको बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इम्पेशेंट हो जाओ और आप गुस्सा करने लग जाओ कि यार तुम क्या बोली जा रहे हो, मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही। आप अगर एज अ पेशेंट आप किसी जगह पे जाते हो, अगला बंदा आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे सर आपके साथ होगा, ये होगा वो होगा, आप नहीं सुन रहे हो, आप अपने सही माइंड में नहीं हो, आप परेशान हो ऑलरेडी, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे इस चीज के ऊपर लड़ना शुरू कर दो, एग्री हो जाओ कि मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। आपका काम ये है, आपने इम्पेशेंट नहीं होना, पेशेंटली बात सुननी है, नहीं समझ आए तो उससे पूछो कि क्या मसला है, ठीक है। ये वाली जो बातें हैं कुछ अपनी जो रोजमर्रा की कम्युनिकेशन है उसके बीच में भी एम्प्लॉय करना, तो आप लोगों को पता चलेगा कितना फर्क पड़ता है इस चीज से। अच्छा जी, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट या बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके पास चीज आती है कि फॉल्स रीअश्योरेंस। इसका क्या मतलब है, क्या हो सकती है फॉल्स रीअश्योरेंस, बताओ मुझे क्या हो सकता है ये। मैम झूठी तसल्ली ना देना। झूठी तसल्ली नहीं देनी। पेशेंट आपके पास आया है, आपको पता है पेशेंट की कंडीशन खराब है, ठीक है, या हो सकता है कि आपने पेशेंट की बायोप्सी करनी है, तो बायोप्सी में खुदा ना खास्ता उसको कोई ट्यूमर निकल आए, कोई कैंसर निकल आए, कोई मैलिग्नेंसी निकल आए, तो आपने इस चीज के ऊपर पेशेंट को जो है यानी आप उसको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते कि हाँ हाँ आप अपना करवा लें आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपने पेशेंट को झूठी तसल्ली नहीं देनी, ठीक है। आप पेशेंट को इस तरह की रिस्पॉन्सेज नहीं दोगे कि नहीं नहीं सर मुझे पूरा यकीन आप ठीक हो जाएंगे, ये है वो है, इस तरह की बात आपने पेशेंट को नहीं देनी। पेशेंट को झूठी तसल्ली आपने नहीं देनी, आपको भी पता है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। पेशेंट आपकी तरफ देख रहा है, वो आपका वेट कर रहा है कि आप उसको बताओ कि
सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट रीअश्योरेंस मांगता है, ठीक है, जो भी बीमार बंदा है वो आपसे रीअश्योरेंस मांगता है। हर बंदे को यही होता है कि उसको बंदा कह दे, तसल्ली दे दे कि यार तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। तसल्ली देना और बात है, झूठी तसल्ली देना और बात है। आपको भी पता है, आपने पेशेंट का स्कैन किया है, उसमें आपको कैंसर नजर आया है। अब आप पेशेंट को ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, आपने उसको नहीं कहना, ठीक है। मैम कुछ डॉक्टर वगैरह ऐसे होते हैं कि एट अ टाइम नहीं बताते हैं कि तो कैंसर वगैरह है या जो किसी कोई डिजीज होती है जिससे उनको ना कोई शॉक वगैरह लगता है, तो वो क्या रीजन है? सॉरी मेरी आवाज नहीं आई, बात में समझे क्या मतलब शॉक वगैरह मैम लगता है? इवन का अगर किसी को कैंसर वगैरह है या ऐसी कोई डिजीज है ना, तो वो एट अ टाइम ना उसकी फैमिली को नहीं बताते, तो ये क्या इनके रीजन होती है, क्यों नहीं बताते वो? यार वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमारे, हालांकि गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका काम होता है कि आप पेशेंट को बताओ, ठीक है, उसको बताओ कि भाई आपको इसका मसला निकल आया है, आप उसको उसका ट्रीटमेंट बताओ कि सर इसके अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये वाले हैं, आप इस तरह लेके चलेंगे, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, वो आपको बताएगा। ये हमारे यहाँ पे गलत करते हैं कि भी या तो होता है कि आपको पता चल गया, तो यानी पेशेंट का कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है तो वो कहते हैं कि ठीक है बस आपने हमें बता दिया, आप बाकी फैमिली को ना बताएं और ये ना करें और वो ना करें, ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फैमिली है, फैमिली का पूरा हक है जानने का कि उनका जो कोई भी यानी बंदा है या उनका कोई भी, ये सारी बात है, फैमिली के बंदों से हर किसी को प्यार होता है। आप किसी के भाई को बता रहे हो, मतलब किसी के भाई को कैंसर निकला है और आप उस फैमिली को नहीं बता रहे हो, उस बहन को नहीं बता रहे हो, और फिर आप यानी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप आगे सुनते कि उनको अचानक से या कोई और बंदा या बाहर से या कल को खुदा ना खासा उनका पेशेंट मर जाएगा तो उस टाइम उनको पता चलेगा कि इसको ये बीमारी थी, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बताओ, ठीक है, कोई भी बुरी खबर है आप पेशेंट को दो, लेकिन उसको देने का तरीका है, आप उसको अच्छे तरीके से दो। ये नहीं है कि आप एकदम उसके सर पे बम फोड़ दो कि आपको तो कैंसर निकला है, आपने तो मर जाना है, ये तो ये वाले कैंसर, ये वाले पेशेंट तो बचते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। ये काम हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट हो गई या टेक्नीशियन हो गए, ये काम करते हैं कि खुदा ना खासा कोई कैंसर निकल आया तो आगे से ये कह देते हैं कि इन्हें नहीं बचना, इसका कैंसर इस तरह वो निकल आया तो बड़ा खतरनाक कैंसर है तो मर जाता है पेशेंट, कहते होते हैं इसका। मेरा ख्याल है आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, भी देखा हो उस चीज को। जी मैम। खासतौर पे कोई एजेड पेशेंट हो या कुछ हो तो वो आगे से इस तरह जवाब दे देते हैं, तो ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, आप एक टेक्नोलॉजिस्ट हो, आपका क्या काम है कि आपको ये ले मरियम, ये ले। तो ये आपका काम है कि आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसको सब कुछ बताना है, ठीक है। अगर ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप बाकी फैमिली को ना बताएं, सिर्फ हमें बता दें। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी आप पेशेंट को ना बताएं, आप हमें बता दें, ठीक है। तो ये चीज भी गलत है। आपका काम है आप पेशेंट को भी गाइड करो। हाँ ठीक है, अगर कोई फैमिली नहीं पसंद करती, कह रही है आप पेशेंट को भी, तो आप तब भी उस टाइम पेशेंट को ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं आप ठीक है, आपको कुछ नहीं है, खुदा ना खासा उसको कोई लीथल बीमारी निकल आई है, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं आप ठीक है, क्योंकि उस पेशेंट की फैमिली ने ये बात की है। आप पेशेंट को ये बताओगे कि हाँ सर थोड़ा बहुत मसला है, निकल आया है, आप इंशाल्लाह इलाज कराएं, ठीक हो जाएंगे, ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस है कि लोग ये नहीं बड़ा इस चीज को पसंद करते हैं कि आप उनको दुआएं दो, ठीक है, या उनसे इस तरीके से बात करो। तो अगर आप उनको कहोगे सर अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए, इसका इलाज है, आप इलाज करा लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा, इस तरह से आप कम्युनिकेट करो, इस तरह से बात करो पेशेंट को। थोड़ा थोड़ा चलो बहुत तसल्ली नहीं, थोड़ी बहुत तसल्ली तो उसकी होगी ना, होगी कि नहीं होगी। अगर आपको बंदा कह दे कि नहीं सर इसका इलाज मौजूद है, इलाज करवाइए। वो मैम कुछ पेशेंट्स होते हैं ना ट्रीटमेंट से डर रहे होते हैं। हाँ ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर में तो नहीं बंदा बता सकता पेशेंट को कि आप जो है ठीक हो जाए, या आप जो है मेंटल नहीं आप पेशेंट को इस तरह समझाते हो ना कि देखिए सर आपको खुदा से आपको ये बीमारी निकल आई है, ठीक है सर, ये ऐसे मसला है, ऐसी डिजीज है, इसका ठीक है खतरा हर डिजीज में होता है, हर बीमारी में होता है, खतरनाक हर चीज होती है, लेकिन इसका ये इलाज मौजूद है, इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी दवाइयां मौजूद हैं। अगर खुदा खासा कैंसर है तो इसकी सर्जरी हो सकती है, इसकी कीमोथेरेपी हो सकती है, इसकी रेडियोथेरेपी हो सकती है, हमारे यहाँ पे होती है। अगर मतलब ऐसे कोई कॉमन डिजीज निकल आई है तो हमारे यहाँ पे होती है, आप हमारी फैसिलिटी में चेक करा लें, नहीं तो जो डॉक्टर आपको पसंद है आप उसको चेक करा लें, ठीक है, आप उनसे बात करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, आप यानी ठीक हो जाएंगे। इलाज करवाएं, मतलब हर चीज इलाज पर डिपेंड कर रही है ना, तो आप इलाज करवाएं तो बाकी हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब पेशेंट से कम्युनिकेट करने का भी एक तरीका होता है। आप उसको बजाय के एक तो आप उसको बिल्कुल अंधेरे में रखो, आप उसको बताओ ही ना कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, वो चीज ज्यादा बुरी है, या फिर ये चीज उससे ज्यादा बेहतर है कि आप पेशेंट को बता दो और साथ उसको थोड़ा ये कह दो कि सर इसका इलाज मौजूद है, आप इलाज करवा लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्या ख्याल है? मैम बता देना चाहिए पेशेंट को, पेशेंट को बताना चाहिए। पेशेंट कुछ फैमिलीज करती हैं, इस चीज में कोई शक नहीं है, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हो, मैंने खुद ऐसी फैमिलीज देखी थी जो बड़ी आगे तरले करते हैं बाकायदा कि नहीं नहीं आप ना हमारे मरीज को ना बताएं कि उसको ये बीमारी है, ठीक है, लेकिन मरीज को अंधेरे में रखना बिल्कुल भी
जो है ना वो क्या कहते हैं सही बात नहीं है। आपका काम मैम है हमने ना अपने मरीज को बताया है वो कीमो से डर रहा है अब। कीमो से डर है तो उसको अब यहाँ पे आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आएगी ना। अब आप उसको बताओगे कि सर देखिए आपके साथ आपकी ये बीमारी निकल आई है, अब आपने कीमोथेरेपी, अगर आपकी सर्जरी हो गई है तो सही है, अल्लाह ने खैर किया आपकी सर्जरी कामयाब हो गई है, सर्जरी आपकी बड़ी अच्छी चली गई है अगर इस तरह सर्जरी हुई है उसकी पहले। अगर नहीं हुई है तो सर देखें इसका जो है ना इलाज आपके पास कीमोथेरेपी है। अगर आप कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे, अल्लाह ताला ने बीमारी जब दी है तो अल्लाह ताला ने बीमारी के साथ उसकी शिफा भी दी है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे लोग यानी इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं कि आप रिलीजियसली या स्पिरिचुअली जो है उस चीज़ को रिलेट करके बताओ, ठीक है। यानी जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वो काफ़ी इस चीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप उनसे इसी टोन में बात करो, इसी लहजे में बात करो कि सर जी देखें अल्लाह ने बीमारी दी है, उसके साथ उसकी शिफा भी दी है, ठीक है। शिफा जो है वो अब इलाज आपके पास ये है कि आप कीमोथेरेपी करवाएं, ठीक है। आप कीमोथेरेपी करवाएं, उसके साइड इफेक्ट्स कुछ आते हैं, ठीक है, कुछ लोगों में आते हैं, कुछ लोगों में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप दुआ करें कि आप उन लोगों में से ना हो, ठीक है, कि जिनको साइड इफेक्ट्स आते हैं। आप साइड इफेक्ट्स इंशाल्लाह आपको नहीं आएंगे भी तो वो कुछ टाइम के लिए होंगे, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। अगर आप इस तरह करके पेशेंट से बात करते हो, ये चीज मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है, यानी ये मैंने करके दिखा है। जो आपका वाला केस है कि कीमोथेरेपी से पेशेंट डरा है कि मैं एक मॉल में थी उस टाइम, तो मेरे पास भी इस तरह के पेशेंट्स है जो बाकायदा मतलब डरते हैं, सर्जरी से डरते हैं, रेडियोथेरेपी से डरते हैं कि नहीं वो रेडिएशन लगा रहे हैं, नहीं पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, ये हुआ। तो आपका काम है, मतलब मैंने खुद से काउंसलिंग 2-3 पेशेंट्स की थी और वो बाकायदा ठीक भी हो गए थे, ये नहीं करवाने के लिए तैयार भी हो गए थे, वो बाकायदा उस टाइम रोने लग गए कि हमने नहीं अपना इलाज करवाना, ठीक है। लेकिन जब काउंसलिंग किया उनकी कि नहीं सर ऐसे नहीं होगा, इंशाल्लाह चीजें देखें ऐसे चलती हैं, आप करवाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, आप इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आपका मसला ऐसा है कि इसको आप इलाज के बगैर तो हम नहीं ठीक होंगे ना, आप घर बैठे रहेंगे तो आप कह देंगे मुझे अल्लाह शिफा देगा, ऐसे तो नहीं ना होता, ठीक है। आप इसलिए इसका इलाज करवाएं, बाकी आप अल्लाह से दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके आप उनसे बात करें तो मेरा तो ख्याल है कि मान जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि नहीं होंगे। जी मैम ट्राई करेंगे। जी मैम। ट्राई करके देखो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, आपकी मैंने वो अभी जो सारी बातें बताई हैं, आपकी टोन बहुत मैटर करती है कि आप बदतमीजी से कह रहे हो नहीं नहीं अल्लाह ठीक हो, अल्लाह खैर कर देगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे एक ये तरीका है। एक आप उससे तमीज से बात करोगे, सर देखें अल्लाह ने सब हर चीज में शिफा रखी है, यानी बीमारी दी है तो उसका शिफा भी दी है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह इलाज करें, आप अल्लाह खैर करेगा आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह करके बात करो, और एक तरफ आप उसे बदतमीजी करो, तो दोनों चीजों में कितना फर्क है, ठीक है। पेशेंट की एंग्जाइटी को कम आपने करना है, ये किसी और ने नहीं बाहर से आके करना, आप उसको देख रहे हो, ये आपका काम है, ठीक है। पेशेंट को इलाज के लिए मनाना, ठीक है, ये भी आपकी ड्यूटी में आता है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या देखना है कि आपने पेशेंट की विश को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। विश का मतलब ये है कि अब आपके पास कोई पेशेंट आया है, यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है वो सही एग्जांपल है कि पेशेंट आया है, वो आप उसके लेफ्ट बाजू पे कैनुला लगा रहे हो, ठीक है, वो आगे से कह रहा है कि नहीं मेरे राइट बाजू पे लगाओ, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यानी आप अगर फर्ज करो किसी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो आप इस मौके पे क्या करोगे। पेशेंट कह रहा है जी मेरे राइट बाजू पे लगाएं, आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने लेफ्ट पे लगाना है, क्या ख्याल है, क्या मैम करोगे जिस तरह आप? वो कह रहा है उस तरह ही लगाना चाहिए। मैम अगर वेन वहाँ पे मिल जाए तो उधर लगा देंगे, ना मिलेगी तो उसको गाइड कर देंगे। आपका काम ये है, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप उसकी बात मान लो, उसको कहोगे ठीक है, अगर वो पेशेंट के हालात ठीक है, आप सोचोगे सही है सर जैसे आप कह रहे हैं, आप अगर आप चाह रहे हैं कि लेफ्ट पे ना लगाएं हम राइट पे लगा दें, तो हम राइट पे लगा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप उसकी बात मान लो, ठीक है। पेशेंट बड़ी तसल्ली में चीज में आएगा कि भाई इसने मेरी बात सुनी है, मैंने इसको जैसे कहा था इसने काम किया है, ठीक है। तो वो पेशेंट ऑलरेडी, आपको शायद इस चीज का आइडिया नहीं है कि अगर आप कभी पेशेंट हो किसी जगह पर, आप इस तरह ही नहीं आपके साथ हो कि आपसे कोई बंदा आपकी बात मान रहा है, आप उसको कह रहे हो कि मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो अगर जैसे एक्सरे वगैरह करते हो तो कहते हैं जी आप यहाँ खड़े हो जाए, वो हो जाए। पेशेंट कहता है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं खड़े होने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरा आप बिठा के एक्सरे करें या लिटा के कर ले। अगर आप कर सकते हो तो आप पेशेंट की बात मानो, ठीक है। अगर आपके पास कोई और इस चीज की कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो आप पेशेंट की बात मानो, आप उसको सही है सर जैसे आप कह रहे हैं वैसे करें, ठीक है। और अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप नहीं कर सकते किसी वजह से, आप उसकी राइट बाजू नहीं यूज कर सकते, तो आप उसको क्या बताओगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि सर क्या वजह है कि हम आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां से हम आपका जो सैंपल है वो ये नहीं लेना चाह रहे हैं, हम राइट साइड से हम क्यों आपका सैंपल नहीं ले सकते। जो सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी है उसको थोड़ी सी वो सुना दो कि सर जी लेफ्ट से लेते होते हैं, राइट से हम नहीं ले रहे, या मतलब हर जगह पे डिफरेंट होता है, कोई लोग राइट से भी ले लेते हैं कि सर हम राइट से लेते, हमारी यानी प्रोटोकॉल है कि हम यहाँ से लेते हैं, इसकी वजह ये है। आप उसको एक्सप्लेन कर दो। तो मेरा ये ख्याल है कि आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन कर दो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को समझ आता है कि नहीं समझता, या लड़ना शुरू कर दो उससे, मैम ठीक है। समझ आ जाती है मैम पेशेंट को। तो आपके पास 2 ऑप्शन होती है कि आप या तो पेशेंट की बात मानो, पेशेंट की बात सुनो, या फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि सर हम आपकी बात इसलिए नहीं मान सकते, तो हम इस तरह से इसको फॉलो करेंगे, ठीक है।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी है कि अगर पेशेंट कह रहा है कि जी मैं ओरल कंट्रास्ट नहीं पी सकता, तो आप ये ना कहोगे नहीं कि आप ये कि तो आप ठीक होंगे या अब आपको पीना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। आप उसको पूरी सिंपैथी दो, उसको समझाओ कि सर देखिए ये कंट्रास्ट आपका इसलिए जरूरी है कि आप इसको पियेंगे तो आपकी हमें ये ऑर्गन नजर आएंगे, तो हम उसका देख सकेंगे कि मसला कहाँ पर है, ताकि हम उस बीमारी का इलाज प्लान करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज आती है कि अच्छा अभी तो हम बात कर रहे थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आपने समझाना भी। एक और चीज भी आती है कि जब आप पेशेंट से ज्यादा ही बच्चों की तरह बात करते हो तो पेशेंट इस चीज को माइंड कर देते हैं, और ये चीज होती है। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं की, मैंने किया है। ठीक है, कि कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ एजेड पेशेंट है स्पेशली, कुछ जो थोड़े पढ़े लिखे पेशेंट होते हैं, उनको अगर आप बच्चों की तरह ट्रीट करो ना कि एक एक चीज बता रहे हो, नहीं नहीं सर ऐसे है, नहीं सर वैसे है, वो आगे से उल्टा गुस्सा हो जाता है कि आपने मुझे क्या समझा हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है। बाकायदा पेशेंट इस चीज के ऊपर लड़ते हैं आके, मतलब आप लोगों को तो नहीं शायद आइडिया होगा ना, बड़ी बड़ी तरह की दुनिया होती है, वहां होती है, वो बाकायदा इस चीज के ऊपर लड़ते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका काम है कि आपने पेशेंट को देख के जज करना है कि मैं इससे किस तरीके से बात करूंगा तो ये बंदा मेरे साथ ठीक रहेगा। ठीक है, ये उस तरह का बंदा तो नहीं है कि मैं अगर इसको ज्यादा बच्चों की तरह ट्रीट करूँ, एक एक चीज समझाऊं तो आगे से मेरे से लड़ने लगे कि हाँ हाँ मुझे पता, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज आती है, ये चीज है कि ये वैसे कॉमा वाले पेशेंट्स के लिए ज्यादा होती है कि आपने पेशेंट्स को कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं करना। ये नहीं समझना कि वो पेशेंट अगर नॉन रिस्पॉन्सिव है या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है सीटी स्कैन के लिए या एमआरआई के लिए जो मूव नहीं कर रहा, जो इमूवेबल है, जो कुछ भी उसका ही मसला है, वो अगर पेशेंट आपके पास मूव नहीं कर रहा तो आपको ये पता लग रहा है कि अच्छा पेशेंट नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो इसका मतलब है कि उसको सुनाई भी नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता। ये चीजें काफी रिसर्च से भी साबित हुई है कि जो आपकी सेंस ऑफ हियरिंग है वो फिर भी इंटैक्ट रहती है अगर आप कोमाटोज हो भी उस टाइम भी। ऐसा ही है, सुना इस बारे में किसी ने? यार जी मूवीज में मैम। तो देखते मूवी में देखा होगा कि ऐसे को बात करता है तो होता है, तो अचानक बंदे की आंखें खुल जाती हैं, ये कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसी कोई बात हो रही है जी मेरे बारे में, कुछ ऐसा सीन है। ठीक है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट है तो आपने ये नहीं करना कि आपको लगता है कि पेशेंट सुन नहीं रहा तो आप उसके बारे में ही बातें करी जा रहे हो कि हाँ ये तो मर जाएगा, इसके तो दिन थोड़े हैं, बस ये कॉमा में है, तो कॉमा के बाद अगला स्टेप तो यही होता है कि ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें हमें उससे नहीं करनी। ठीक है, अच्छा जी, बल्कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ रिसर्चेस ऐसी भी की उन्होंने, और उन्होंने इस चीज़ का भी अंदाजा लगाया कि बाज़ जगहों पे, खैर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, अच्छी कंट्रीज में ऐसा सीन है कि वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो पेशेंट को बाकायदा बताते हैं, जो कोमाटोस पेशेंट होते हैं ना उनको बाकायदा बताते हैं कि सर अब हम आपके साथ ये करने लगेंगे, नहीं जब भी जाएंगे उनकी उन्होंने वो बैंडेज चेंज करनी है या उनका ब्रेनुला चेंज करना है, कुछ भी करना है, वो पेशेंट को बाकायदा गाइड करते हैं। हालांकि कोमाटोस है, वो नहीं सुन रहा, वो आपको नहीं पता कि आप क्या उसको कह रहे हो, लेकिन वो उनका काम है, जो स्टाफ है उसकी ड्यूटी है कि वो उनको गाइड करता है कि सर जी हम आपके साथ अब ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास अगली चीज है कि आपने अपने पेशेंट को जब आप ट्रीट कर रहे हो या आपके पास जो पेशेंट आया है, ये आजकल भी होता है इन टेक्नोलॉजीज के साथ किस तरह है कि आप पेशेंट आपके पास आया है, वो अपनी बात कर रहा है, आप उसकी बात छोड़ के क्या कर रहे हो, जो आपके आसपास जो आपका कोवर्कर है या आपका कोई दोस्त है या जो भी आपका है, आप उसके साथ बात कर रहे हो। ठीक है, दोबारा मैंने तो उसकी ईमेल पे बात की थी ना, अब मैं दोबारा ये किसका माइक अनम्यूट हुआ है? चलो खैर, ये है कि आपके पास तो पेशेंट आया है, आपने उसे कैसे कम्युनिकेट करना है कि पेशेंट आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसके सामने अपने दोस्त के साथ लगे हुए हो, उसको कह रहे हो यार आज ना वो गुलाम पे सेल लगी हुई है तो मैंने ना वहाँ से जाके कपड़े खरीदने हैं, यार आज ना वहाँ पे ये हुआ है तो मैंने सफाई से कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है कि पेशेंट आपके सामने खड़ा हुआ है और आप उसको इग्नोर करके, या चलो अगर आपने उसकी बात सुन भी ली है, वो अगर आपके पास भी बैठा हुआ है ना, तो एथिकली ये चीज बहुत गलत है कि आप उसकी फीलिंग्स को छोड़ के आप जो है अपने मसले तो नहीं है, नहीं अपनी पार्टियां डिस्कस कर रहे हो कि आज हम जी शाम को बाहर चलेंगे खाना खाने, आज हम जी वो चाय खाना चलेंगे, ये करेंगे। ठीक है, ऐसे ही काम आप लोगों ने नहीं करने हैं। पेशेंट आपके सामने खड़ा हुआ है, पेशेंट परेशान है, आप लोगों ने उसके सामने कोई दूसरी बात नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने उसको नहीं मतलब इस चीज के बारे में शो कराना कि उसको ये ना, इस तरह आप लोगों ने उसको बिल्कुल शो नहीं कराना कि वो आपके लिए सिर्फ एक पेशेंट ही है, वो अपना मसला हल कराने आया, मसला हल करा के चला जाएगा। आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, जितनी देर में पेशेंट आपके आसपास है और उतनी देर में आपने कोई जो काम से हट के बात है वो आपने नहीं करनी। ठीक है, पेशेंट के सामने आपने अपने कोवर्कर्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ या आपके फोन कॉल्स आ गई हैं उन पे आप हंस रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो, ये चीज इंतहाई गलत है एथिकली। समझ आइए इस चीज की, और ये काम नहीं करना तुम लोगों, ये तो मेरा ऑर्डर समझ लो कि तुम लोग अगर किसी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हो तो तुम लोगों ने ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी किसी ने भी। ठीक है, ओके मैम।
इस चीज को याद रखना। थोड़ा सा मेरे जितने भी 100 बच्चे के करीब जो है वो 100 के करीब बच्चे अगर मेरी कहानी सुन रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लेकर आना, तुम लोग खुद जमीन से आसमान का फर्क जो है ना वो कर सकोगे कि वाकई बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों के साथ। ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज आती है कि कुछ लोगों को हमारे यहाँ पे लगता है कि वो अगर बहुत कोल्ड है या बड़ा ठंडा बिहेवियर उन्होंने रखा हो तो इसका मतलब है यानी वो अपने काम से काम रख रहे हैं सारा कुछ, तो इसका मतलब वो बड़े प्रोफेशनल है। ऐसे ही अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये मतलब वो किसी को मुंह ना लगा के ये समझते हैं कि हम बड़े प्रोफेशनल हैं। सुना देखा है कभी इस तरह के लोगों को? देखा होगा अपने आसपास। जी मैम। ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है कि भाई हम अगर ये नहीं किसी को मुंह नहीं लगा रहे हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम बड़े प्रोफेशनल हैं। ये चीज नहीं होती, ये चीज इंतहाई गलत है। इस चीज का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपना काम करी जा रहे हो, पेशेंट आपके पास आए हैं, आप उसको इग्नोर करके एक रोबोट की तरह जो है वो आप सारा जो आपकी ड्यूटी आप वो कर रहे हो, बस चुप करके आप अपने रोबोट की तरह जाके अपनी जगह पे बैठ गए। ये आपने नहीं करना। ये चीज आपके लिए इंतहाई गलत है, एथिकली भी मोरली भी ये चीज इंतहाई गलत है कि आप बिल्कुल ये रोबोट बन के इतने कोल्ड बिहेवियर पेशेंट को दिखाओ। कुछ जगहों पे अब ये भी जगह के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जगहों में पेशेंट बड़ा इस चीज को पसंद करते हैं कि आप मुझसे ज्यादा उनके साथ फ्रैंक ना हो और आप क्या कर रहे हो कि आप अपने काम से काम रख रहे हो और ये सारा। कुछ जगहों में एक चीज बड़ी पसंद की जाती है, लेकिन आपने पेशेंट को जज करना आपका काम है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को देख के आपकी जजमेंट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा बंदा है और उससे कैसे बात करनी है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा है, आपने अगर प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना भी है तो आप उसके साथ उतनी ही एम्पैथी के साथ दिखाओ। सिंपैथी नहीं शो करनी, एम्पैथी शो करनी है, लेकिन साथ आपने कोल्ड बिहेवियर नहीं शो करना। ठीक है, आप पेशेंट को ये दिखाओ कि आप कंसर्न हो उसकी सेहत से रिलेटेड, आप उसको ठीक करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि उसका डायग्नोसिस अच्छा हो ताकि वो उतने अच्छे तरीके से ट्रीट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगली चीज आपके पास आती है कि डोंट ब्लेम द पेशेंट। ये काम किसी ने नहीं करना। ठीक है, जैसे पहली वाले मैंने कहा ना कि आपने किसी ने मतलब पेशेंट आपके पास खड़ा है तो आपने किसी से बात नहीं करनी है फोन पे या अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की अब अगली चीज आती है कि आपने पेशेंट को ब्लेम नहीं करना कभी भी। पेशेंट आपके पास आया है, वो ऑलरेडी अपने एक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, ऊपर से आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि हाँ आप इतनी लेट आए हो ना इसलिए अब आपके साथ ये हो रहा है। ठीक है, लोग करते हैं ऐसे, मेरा ख्याल है देखा होगा सबने और सुना भी होगा। क्या ख्याल है? जी मैम। ठीक है, ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो बहुत कॉमन है कि पेशेंट आया हो बेचारा ऑलरेडी काफी जगह से ख्वार हो गए, जलील होकर आ रहा है, आपके पास आया तो आप उसको कह रहे हो हाँ जी अब क्या करने आए हो, अब तो आपका मसला इतना खराब हो गया, अब आप क्या कराने आए हो अपना, ऐसे ही है। ठीक है, ये काम आपने नहीं करना। आपने पेशेंट को ब्लेम नहीं करना। आपका काम है, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो। हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्या मतलब है कि आपने उसको प्रोवाइड करनी है हेल्थ केयर। ठीक है, आपका क्या काम है, आपने पेशेंट के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेलने कि हाँ आपको ये कहा था कि आपने दवाई खानी है तो आपने नहीं खाई थी तो इसलिए अब आपका ये मसला हो गया। ऐसे नहीं आपने करना। आपने पेशेंट को कहा था कि आपने खाली पेट आना, पेशेंट खाली पेट नहीं आया जी, आप आपको तो कहा था खाली पेट नहीं है, अब नहीं है, अब आपका स्कैन तो नहीं होगा। ऐसे आपने नहीं करना। पेशेंट खाली पेट नहीं आया, उसको ठीक है सर आप कोई बात नहीं, अब नहीं आया आप कल आ जाए, आप कल खाली पेट आए, आज आपसे ये हो गया आप कल आ जाए। कल नहीं आ सकते तो आप 4-5 घंटे का गैप देके फिर दोबारा अगर आप आ सकते हैं तो आप आ जाए। ठीक है, पेशेंट को आपने कभी भी उससे बदतमीजी नहीं करनी, आपने उसको ब्लेम नहीं करना। ठीक है, समझ आइए इस चीज की। कोशिश करना कि ये जो है ना इन चीजों को लेकर आओ अपनी प्रैक्टिस में। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो इसी की एग्जांपल लिखी है कि आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि व्हाई डिड यू मिस योर लास्ट अपॉइंटमेंट, के ये कहने के बजाय पेशेंट आपने पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी थी, पेशेंट आपके पास नहीं आया, आपने जी उसको कह दिया कि ये आप उसको कह रहे हो कि आप क्यों नहीं आए थे जी, कि अपनी लास्ट अपॉइंटमेंट आपने क्यों मिस की थी। ये कहने के बजाय अगर आप उसको ये कह दो कि सर आपको हमने बुलाया था, परसों बुलाया था, सुबह 10 बजे बुलाया था तो आप नहीं आए थे, तो क्यों खैर है आप क्यों नहीं आए थे, खैरियत थी। अगर आप इस तरह करके बात करोगे और अगर आप उस तरह उसको कहोगे कि हाँ जी आपको बुलाया था, आए क्यों नहीं, फर्क है इन दोनों चीजों में, दोनों के टोन में फर्क है और दोनों की बात करने के तरीके में फर्क है। तो आप खुद बताओ कि आप खुद कैसे कंफर्टेबल फील करोगे। दूसरे तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे ना कि जब मैं आप लोगों को प्यार से पूछूं कि यार आप लोगों को मैंने बुलाया था, आप लोग क्यों नहीं आए, क्या ख्याल है? यस मैम। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगली चीज आपके पास ये है, ये चीज स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने भी कोई एब्रीवेशन या जो आपकी मेडिकल लैंग्वेज है आपने वो यूज नहीं करनी पेशेंट्स के सामने, खासतौर पर जो कोई लेमैन है। ठीक है, यानी वो बंदा है जिसको मेडिकल का कुछ नहीं पता, आपने उसके सामने कोई मेडिकल जार्गन या कोई ऐसी टर्म्स नहीं यूज करनी कि अगला बंदा परेशान हो जाएगा यार क्या मेरे से बात कर रहा है। ठीक है, आप उसको कह रहे हो कि जी आपको HCC निकल आया है, हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखा, तो ये वो। अब पेशेंट को क्या, पेशेंट की बला जाने HCC क्या और क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या है, ऐसे ही है। ये पेशेंट को पता होगा हर किसी को कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। सारे पढ़े लिखे पेशेंट तो नहीं ना आते आपके पास, क्या ख्याल है? जी मैम। आपके पास आएगा हर तरह बैकग्राउंड से आएगा, हर तरह के सोशल क्लास से आएगा, अमीर से अमीर भी आएगा, गरीब से गरीब भी आएगा। ठीक है, हर किस्म की सोशल क्लास से आपके पास आएगा, एलीट भी आएगा, मिडिल क्लास भी आएगा, लोअर क्लास भी आएगा, हर तरह का पेशेंट आपके हर सोशल क्लास से आएगा। ठीक है, तो आपका क्या काम है कि आप पेशेंट को उसको
प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को, और उसके सामने मेडिकल टर्म जो है या कोई एब्रीविएशन आप उसको नहीं यूज़ करोगे। अब पेशेंट आपसे पूछ रहा है जी कि ये मुझे जी इस मशीन में आप लिटा रहे हैं, गोला सा बना हुआ है, इसमें मुझे लिटा रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा? आप उसको कह सकते हैं ना सीटी स्कैन की मशीन है आपकी, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग हो रही है, और पेशेंट को क्या पता क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग क्या चीज़ और क्या हो रहा है, क्या ख्याल है? वो बेचारा अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कह देगा कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ होती है क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग जो कर रहे हैं मेरी, ठीक है। तो आपका ये काम नहीं है, आपने पेशेंट को एम्बेरस फील नहीं कराना, आप उसको तरीके से बताओगे सर जी क्रॉस सेक्शनल इमेज का क्या मतलब है, कि जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि जैसे अगर आपके पास वो ब्रेड होती है, तो अगर आप ब्रेड को देख लो तो ऐसे मतलब हाँ ये लग रहा है, आप ये समझ लें कि हम ना आपकी बॉडी की ना उस तरह ब्रेड की तरह ना काट काट के स्लाइस देख रहे हैं, ठीक है। हम ब्रेड की तरह, डबल रोटी की तरह हम काट के देख रहे हैं कि आपके नहीं कौन से ऑर्गन में या कौन से जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या मसला है, ठीक है। आप पेशेंट को इस तरह तरीके से कोई भी सिंपल टर्म्स में कोई किसी भी चीज़ के साथ रिलेट करके आप पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे ये आपके साथ ही है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद अब अगली चीज़ आपके पास ये वही वाली चीज़ आ गई है क्रॉस सेक्शनल इमेज वाली। अच्छा, उसके बाद ये अगली आपके पास पॉइंट है कम्युनिकेशन हैबिट्स टू अडॉप्ट, ठीक है। पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कि वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी थी, अब जो चीज़ें आपके पास हैं ये आपने अपनी जो डेली हैबिट्स हैं कम्युनिकेशन हैबिट ना उसमें आपने चीज़ लेकर आनी है, ठीक है। क्या चीज़ है उसमें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बी अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनो। अच्छे स्पीकर बंदा बाद में बनता है, अच्छा स्पीकर बंदा पहले अच्छा लिसनर बनता है। अगले की बात सुनो, अगले की बात समझो, उसको अंडरस्टैंड करो कि अगर वो बेचारा इतनी देर से बोल रहा है या कुछ कह रहा है तो वो क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा लिसनर बनो, फोकस क्वेश्चन यूज करो। फोकस क्वेश्चन जो है ये जरूरी है आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के लिए। पेशेंट आपके पास आया तो आप उसे बजाय लंबी कहानियां डालने के आप उसे फोकस क्वेश्चन पूछो। बीच में जो थोड़ा बहुत आप उसका कम्युनिकेट कर सकते हो आप करो, ठीक है, अच्छे तरीके से करो, लेकिन आप अगर लंबी कहानियां डालने के बजाय, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, आप उसके साथ क्या करो कि आप उसको फोकस क्वेश्चन यूज करो कि अच्छा आपके सीधे बाजू में पेन है या आपके उल्टे बाजू में पेन है, इतना करके आप फोकस की बात करो। ये ना पूछे कि सर जी आपके कहाँ दर्द हो रही है, तो वो आपको पूरी कहानी बताएगा, वो अपने सर से लेकर पाँव तक सारी दर्दें बता देगा कि मुझे यहाँ दर्द होती है, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछो जिस कंप्लेन के साथ वो आपके पास आया है। उसके बाद ये है कि ये चीज़ बड़ी इफेक्टिव है कि आप पेशेंट का नाम यूज करो बात करने में, बजाय आप उसको वही वाली बात दोबारा आ जाती है कि आप उसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट ना करो कि ये आपके पास कोई बीमार बंदा है, ये शुगर वाला मरीज है, ये ब्लड प्रेशर वाला है, या ये वो सरकोमा वाला पेशेंट है। ऐसे आपने पेशेंट को ट्रीट नहीं करना, ना आपने ऐसे पेशेंट को बुलाना है, ठीक है। आप कोशिश ये करो कि आप पेशेंट का नाम यूज करो। नाम के बारे में से कहा जाता है, पहली लाइन जो लिखी हुई है कि इट्स बीन सेड that the most beautiful word in any language is a person's name, यानी किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे खूबसूरत लफ्ज जो है ना वो किसी भी इंसान का नाम है, ठीक है। कि यानी आप पेशेंट को उसके किसी भी इंसान को अगर उसका नाम लेकर उससे मुखातिब करते हो, उसका नाम लेकर उससे बात करते हो, उसको समझाते हो कि यार देखो आयशा ऐसी बात है, ये है, ठीक है, आप उसे नाम लेकर उससे बात करोगे, वो उतना अच्छा आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और उतना अच्छा जो है वो आप उसको एश्योर करा सकते हो पूरे कोऑपरेशन की, हर चीज़ की, ठीक है। तो उसको पेशेंट को ये लगेगा कि आपका जो सारा फोकस है आप उसके ऊपर ही है, आप पेशेंट की बात सुनो, आप उसका नाम ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इन्हें थोड़ा सा उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, ठीक है। खैर अब नाम का ये मतलब नहीं है कि आपसे कोई 10-15 साल या 20 साल बड़ा बाबा आ जाए तो आप उसको जी कह रहे हो कि हाँ जी महमूद अब तुमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं आपने नाम लेना, ठीक है। आप ये नहीं, जो भी पेशेंट की जेंडर है या पेशेंट की एज है उसके हिसाब से, अगर कोई बड़े आदमी है तो आप उनको सर कह दो, ठीक है। अगर पेशेंट है तो आपको साहब कह दो, महमूद साहब हैं या जो भी है आप नाम ले दो, ठीक है, नाम ले सकते हो। या फिर आप ये कि उनके नाम के साथ जो आप कोई अगर आंटी हैं, फीमेल हैं, बड़ी हैं, तो बजाय उनको खाला खुला कहने के आप बेहतर है कि आप उनको मिसेस कह दो, ठीक है, इस तरह करके आप उनका नाम लेकर उनसे बात करो, ठीक है। अच्छा जी, आप पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए नॉन वर्बल मैसेजेस यूज कर सकते हो। नॉन वर्बल मैसेजेस में हमने चीज पढ़ी थी टच, ठीक है। टच आप मैंने बताया कि आप लोग इस तरह से पेशेंट को कंफर्ट कर सकते हो, उसके कंधे पे हाथ रखो, उसको थपथपाओ, उसको मतलब तसल्ली दोगे सब ठीक हो जाएगा, उसका हाथ पकड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई पेशेंट बहुत खौफनाक डर रहा है कि भी क्या मेरे साथ हो रहा है, तो आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करो, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोगों ने शायद देखा हो कि अभी जो कोरोना के जो केसेस चल रहे हैं स्पेशली बाहर के मुल्कों में, क्या है कि वहाँ के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं खासतौर पे, वो जो कोरोना के पेशेंट हैं खासतौर पे वो लोग जो डेथ बेड पे हैं वो बाकायदा उनके पास जाकर उनको गले लगाते हैं। देखिए इस तरह की वीडियोज या इस तरह की मेरे ख्याल है पिक्चर्स देखी होंगी आप लोगों में से कई लोगों ने, कि वो लोग जो हैं जो आपके नर्सेज वगैरह है वो बाकायदा उन लोगों को, खासतौर पर जो लोग बिल्कुल डेथ बेड पे हैं वो बाकायदा उनको गले लगा रहे होते हैं, उनके साथ ही नहीं लग रहे होते हैं। हालांकि मतलब कोरोना है, उन लोगों ने प्रॉपर अपने प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हुए हैं, लेकिन वो उनको प्रॉपर गले लगा रहे होते हैं, उनको मतलब उनका कंफर्ट कर रहे होते हैं। तो उस वो चीज़ करने का मकसद ही बेसिकली ये है कि आप पेशेंट को उतना ही ईजी फील करवाओ, ठीक है। आपने पेशेंट के साथ एक छोटा सा बॉन्ड डेवलप करना है, पेशेंट को आपने एज अ पेशेंट नहीं ट्रीट करना, आप कोशिश ये करो कि उसके साथ एक छोटा सा बॉन्ड डेवलप करो, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद अब आपने जो है सबसे जो लास्ट पॉइंट आपका ये था कि एक्सप्लेन बिफोर एक्टिंग, कि पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ तो मैं बार बार बता के थक गई हूँ कि कोई भी प्रोसीजर है आपने पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि सर आपके साथ अब ये होएगा, अब आपके साथ ये होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप पेशेंट को मौका दो कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। यानी पेशेंट को आप सारा एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप पेशेंट को कहोगे सर अब आपका कोई सवाल है या मैडम आपको कोई सवाल है आप मेरे से पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है आप दूर कर लें, अगर नहीं है तो फिर हम आपका स्कैन शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद यह है कि आप कंसिस्टेंट मैसेजेस दो, ठीक है। कंसिस्टेंट मैसेजेस का ये मतलब है कि आप अपना बयान एक रखो। पेशेंट अगर आपके पास अब आ रहा है और अब आपके पास वो अगले साल आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पेशेंट को क्या क्या जवाब देने हैं। पेशेंट अपने बयान आपने कंसिस्टेंट रखने हैं। अगर आप पेशेंट को किसी चीज़ से मना कर रहे हो तो अगर आप मना कर रहे हो तो आपने अगले 6 महीने बाद भी पेशेंट को उस चीज़ से मना ही करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखनी है। पेशेंट आपके पास फॉलोअप एग्जाम के लिए आएगा तो आपने अपने बयान बराबर ही रखने हैं। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा आ रहे हो आप उसको कोई और बात कर रहे हो, अगली दफ़ा कोई और बंदा आ रहा है और आपकी जगह कोई और बंदा बैठा हुआ था वो उसको कुछ और कहानी सुना रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं होता, वो पिछले वाले ने आपको गलत कहा था। ऐसे नहीं है, डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारे कुछ मिलकर डिसाइड होता है। जो आपके को वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर बैठ के बात करो, ऐसे है ये पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, ये फॉलोअप के लिए अगले साल आएगा, ठीक है। अगले साल आएगा तो इस तरह होगा, हमने उसको ऐसे डील करना है, ठीक है, क्योंकि ये यूजुअली पेशेंट साल बाद आते होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोट है एक लास्ट पे, अगर कोई जाग रहा है अभी तक तो सो गए सारे। no considers therefore आपको बेसिकली नजर आ रही है। सॉरी कुछ कह रहे हो मैम यही एक्सप्रेशन रीड किया मैम। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इट्स नो कोइंसिडेंस दैट 4 ऑफ द 6 लेटर्स इन हेल्थ आर हील, यानी हेल्थ के लेटर्स में हील जो है वो 4 लेटर्स कवर करता है। हेल्थ के जो 6 लेटर्स हैं उनमें से हील का क्या मतलब है कि पेशेंट को ट्रीट तो आप कर रहे हो पेशेंट, लेकिन जो पेशेंट हीलिंग है वो काम आपकी कैसे होगी, वो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से होगी, आपके बात करने के तरीके से होगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेशेंट प्रिपरेशन देखेंगे, पेशेंट को आपने प्रिपेयर कैसे करना है, उसके सारे जो इंजेक्शन टेक्निक्स और हर चीज़ है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर मेरा ख्याल है सबको। जी मैम। ख्याल रखना इन चीज़ों का जो आज पढ़ी हैं, अगर जितने भी अब कोई 102 या 101 स्टूडेंट मेरे साथ आए हैं, ठीक है, इनमें से अगर कोई 1 या 2 बंदे भी अगर इस चीज़ को अपने मैम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। फॉलो करना, खुद फर्क महसूस करना है कि आप लोग अगर किसी से इस तरह से बात करोगे और आपके बजाय जो बंदा डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी पुराने बूढ़े बाबे बैठे होंगे वो अगर किस तरीके से बात करेंगे और आप इस तरीके से बात करोगे तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे, लोग उनमें से किसी के पास नहीं जाएंगे चाहे वो जितने मर्जी सीनियर हो। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, ठीक है। मतलब मैं जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप्स की हैं वहाँ पे बाकायदा ये चीज़ था कि लोग आके इस चीज़ को कहते थे कि यार वो वाली उन मैडम को बुला दें, खवातीन आगे कहती थी कि उनको बुला दें, वो कहाँ पे हैं, ठीक है। बाकायदा आगे पूछते थे, ये नहीं जो दोबारा अपना एग्जामिनेशन कराने आते थे या कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा इंशाल्लाह मैम। आप अटेंडेंस करवा लें। मेरा अब्बू को मैम इसको म्यूट करें। यार लेना एक दफा लेना यार बार अब मैंने कहना देता ना अटेंडेंस करवा लो। आमिर शौकत, आमिर शौकत प्रेजेंट मैम बाकी लोग मैम आमिर शौकत प्रेजेंट। ओए 500 खुला है तो खुला दे मैनू। हाँ खुला दे मुझे, खुला होना। जी जनाब। अब्दुल सबूर, प्रेजेंट मैम। अबीहा जैनब, अबीहा जैनब, अफजाल एहसन,
अफजाल एहसन, एमन हबीब, प्रेजेंट मैम। एमन दिलशाद, एमन दिलशाद, अली हैदर, प्रेजेंट मैम। अली हैदर प्रेजेंट मैम। ठीक है। आलिया एहसन, प्रेजेंट मैम। इमन दिलशाद प्रेजेंट मैम। ठीक है। आलिया एहसन प्रेजेंट है? यस मैम। ठीक है। आलिया शहबाज, प्रेजेंट मैम। अला नवाज, प्रेजेंट मैम। आमना ताहिर, प्रेजेंट मैम। अमसा जफर, प्रेजेंट। अनम नासिर, प्रेजेंट मैम। अनम तारिक, प्रेजेंट मैम। अनीजा आसिम, प्रेजेंट मैम। अक्सा अजहर, प्रेजेंट मैम। अरीबा नासिर, प्रेजेंट मैम। अरीना चौधरी, प्रेजेंट मैम। आसिफ अली, प्रेजेंट मैम। अतर इकबाल, अतर इकबाल, आयशा, प्रेजेंट। आयशा इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। आयशा नासिर, प्रेजेंट मैम। बिस्मा लतीफ, प्रेजेंट मैम। दाऊद, प्रेजेंट मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। एहतशामुल्लाह, प्रेजेंट मैम। फाखरा जफर, प्रेजेंट मैम। फरा नूर, प्रेजेंट मैम। फातिमा अहमद, फातिमा अहमद, गानिया खान, प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट मैम। हिना खालिद, प्रेजेंट मैम। हिना तारिक, हिना तारिक, मैम वो एक्चुअली उसकी मैम ट्रीटमेंट थी आज डॉक्टर के पास। मैम हिना तारिक हॉस्पिटल गई हुई है, एफएमएच की तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप कराने के लिए। अच्छा पता नहीं क्या मैंने लगा दिया समझ नहीं आई जो बता है। मैम हिना तारिक हॉस्पिटल गई है चेकअप के लिए, एफएमएच। हॉस्पिटल गई है चेकअप के लिए? यस मैम, हिना तारिक हॉस्पिटल गई है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर देगी अपने मैम, बाद में मेल कर देगी। अच्छा जी। हसनैन आसिफ, यस मैम। इकराम शरीफ, प्रेजेंट मैम। इरम सईद, प्रेजेंट मैम। फिजा फातिमा, प्रेजेंट। जवेरिया शहजादी, प्रेजेंट मैम। ठीक है। कायनात अरशद, प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद, प्रेजेंट मैम। खदीजा नवाज, प्रेजेंट मैम। किरण रानी, प्रेजेंट मैम। लारेब जिया, प्रेजेंट मैम। लिंदा याकूब, प्रेजेंट मैम। माहा अदील, प्रेजेंट मैम। माहम जाहिद, प्रेजेंट मैम। माहीन आसिफ, प्रेजेंट मैम। माहीन जफर, प्रेजेंट मैम। ठीक है। महनूर साजिद, प्रेजेंट मैम। मलाइका ताहिर, प्रेजेंट। मलीहा मरियम, प्रेजेंट मैम। मलाइका नदीम, प्रेजेंट मैम।
मैमूना तारिक, प्रेजेंट मैम। मारिया फातिमा, प्रेजेंट। ठीक है। मासूमा सजाद, प्रेजेंट। मैमूना रहमान, प्रेजेंट मैम। चलिए। मोमना अब्दुल कदूस, प्रेजेंट। मुआज अरशद, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमान लियाकत, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मोहम्मद आमिर ताहिर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान, यस मैम। मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद काशिफ, एब्सेंट है। मोहम्मद राफे, बाद में फिर इनकी ईमेल्स आएंगी, मैं अटेंडेंस लगा दें। मोहम्मद शहीर रैदी, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट। मोहम्मद यासीन, प्रेजेंट। मुहीरा दिलशाद, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस अनफाल, प्रेजेंट मैम। मैम मुझे आपकी मेल्स नहीं आती हैं। मुकद्दस अनफाल, यार आप मुझे ईमेल कर देना, मैं ऐड कर लूँ। मेरा ख्याल है वैसे मैंने आपको ऐड किया हुआ लिस्ट में। मुझे मैं ईमेल कर लेना, मैं चेक भी कर लूंगी और अगर नहीं ऐड होगा तो मैं कर लूँगी। अच्छा जी। उसके बाद अब आपके पास है मुकद्दस के बाद मुशाहिद रहीम, प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन, प्रेजेंट मैम। अच्छा नादिर, आपकी मुझे ईमेल आई थी ना कि लेक्चर 8 भेज दें सीटी का। जी मैम। 8 अभी तक हुआ ही नहीं है बेटा, अभी हम लेक्चर 7 पे हैं। क्या नहीं हुआ? मैम, 8 लेक्चर नहीं था, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था ना मैम, वो उसकी बात कर रहा था। 8 तो हुआ ही नहीं है, हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ाई थी मैम वो मैम अटेंडेंस। अपना क्या एक रिव्यू लेक्चर था ना, उसके बाद जो लेक्चर हुआ था उसके ऊपर। मुझे आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही, सही कह रहे हो मैम जो रिव्यू लेक्चर आपने कराया था ना, बेटा आपकी आवाज नहीं मुझे नहीं क्लियर आ रही, ऑडिबल नहीं है बिल्कुल भी। मैम कह रहे हैं कि जो रिव्यू लेक्चर हुआ था ना, उसके बाद वाला जो लेक्चर था उसके बाद कह रहा था कि मैम कैंडी साइन कर लो। रिव्यू लेक्चर वाले तो मैंने भेजे हैं सारे के सारे, वो तो रिव्यू तो नहीं उसके हम बाद नहीं। उसके नया बाद लेक्चर वाला हमने लेक्चर वही पढ़ा, आपने कंट्रास्ट रीजन तक पढ़े हैं 6 लेक्चर और 7वां लेक्चर अब ये वाला है। ओके मैम, ओके मैम। जी अब किसी और ने भी कहा था। मैम मेरा नेम एंड में आता है और मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जनाब, आप चले जाओ, मैं लगा दूंगी अटेंडेंस। तो मैम मेरी अटेंडेंस कौन लगाएगा? सबसे ज्यादा मेरा नाम। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। मैम मेरे भी मोबाइल की बैटरी लो हो रही है, मैं डिस्कनेक्ट कर लूं? और जो है ना अटेंडेंस मारी करते हैं, सब्र कर दो। अच्छा कादर साहब हो गए, निमरान नौरीन, प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर, प्रेजेंट मैम। रबिया इरफान, प्रेजेंट मैम। रगीसा, प्रेजेंट मैम। ठीक है। रहमा सुहेल, प्रेजेंट मैम। रिजवान अली, प्रेजेंट मैम। रोहीना मुजफ्फर, यस मैम। सादिका शहजादी, सदीका शहजादी, प्रेजेंट मैम। ठीक है। सफा नूर, प्रेजेंट मैम। समिया शाहिद, प्रेजेंट मैम। सना हबीब, प्रेजेंट मैम। सना प्रेजेंट मैम। खालिद, प्रेजेंट मैम। सारा अनवर, प्रेजेंट। सिमाब प्याज, प्रेजेंट। ठीक है। सहर नदीम,
प्रेजेंट मैम। एक टिश्यू दे दो, टिश्यू है। प्रेजेंट मैम। शिवाल नहीं, शिवाल नहीं, प्रेजेंट मैम। शहर बानो, प्रेजेंट मैम। सिद्रा सरफराज, प्रेजेंट मैम। सिमाब बट, प्रेजेंट। सुनमन मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। सुमैया सादिया, प्रेजेंट मैम। तहसीन फातिमा रियाज, प्रेजेंट मैम। तैमूर मुजाहिद, ठीक है, तलहा अली, तलहा अली, तरकिश, प्रेजेंट मैम। तहरीम जफर, प्रेजेंट मैम। तूबा बाबर, प्रेजेंट। उमैर अहमद, प्रेजेंट मैम। उम्मे ऐमन, प्रेजेंट मैम। ज़ैनब अंसार, मैम जी जी, मैम ज़ैनब की मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो हॉस्पिटल गई हुई है, उसने मुझे कहा था आपको इन्फॉर्म कर दूं। चलो ठीक है। ओके ज़ैनब मैम, थैंक यू। सजाद, ठीक है। ज़ैनिश आप यही हो, अभी तक गए नहीं? मैम अच्छा जी, ज़ैनब सजाद होगी, ज़ैनब ज़ैनिश फातिमा, मैम ज़ैनिश फातिमा का माइक नहीं सही। अच्छा जी, फिर है ज़मीर अहमद, मैडम सजाद की प्रेजेंट है ना? हाँ हाँ लगा दी मैंने। ओके मैम, थैंक यू। चलो जी, अच्छा उसके बाद है ज़मीर अहमद, ज़मीर अहमद, ज़ोहा, ज़ोहा, जोनश, जोनाश सॉरी, जोनाश शहजाद, प्रेजेंट मैम। ठीक है जनाब। कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग ईमेल कर लिया करो, ठीक है? मैं मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अफजाल हसन। ठीक है जनाब। मैम मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ, एक मिनट बेटा। ठीक है जी, जी जनाब। मैम शिवाल। मैम मेरी जी, चलो बस लेक्चर में ख्याल है अब खत्म करते हैं, अटेंडेंस हो गई है सबकी। मैम मैम चलो जी जी, मैम तलहाली का अटेंडेंस लगा है, मैं नमाज पढ़ रहा था उस टाइम, मैं इसलिए नहीं बोला। सॉरी मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अगर अटेंडेंस का इशू हो तो मुझे ईमेल कर देना, मैंने अब पोर्टल बंद कर दिया, मैं फिर लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन। चलो जनाब, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे ईमेल कर लिया करो, ठीक है? उसके अलावा कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना। तो लेक्चर आज खत्म करती हूँ, ओके? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।